मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे पूर्वानुमान के चरण, स्टेप ऑफ फोरकास्टिंग। किसी वस्तु की मांग के पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्न कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। प्रथम है उद्देश्यों का स्पष्ट करना, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पूर्वानुमान के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है, क्योंकि उद्देश्यों के अनुसार ही पूर्वानुमान को विधि निर्धारित की जाएगी तथा आवश्यक सूचनाएं एवं समंक एकत्रित किए जाते हैं। बिना सही पूर्वानुमान के व्यवसाय का सफल होना बहुत ही मुश्किल होता है। पूर्वानुमान की अवधि का निर्धारण। पूर्वानुमान के उद्देश्यों के निर्धारण के बाद पूर्वानुमान की अवधि का निर्धारण आवश्यक होता है। पूर्वानुमान दीर्घकालीन अथवा अल्पकालीन अवधि के लिए ही हो सकते हैं। पूर्वानुमान के क्षेत्र का निर्धारण। किसी वस्तु की मांग के पूर्वानुमान संपूर्ण देश के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए अथवा फर्म विशेष के द्वारा उत्पादित वस्तु के लिए लगाना है का निर्धारण आवश्यक होता है। मांग के निर्धारक तत्वों का ज्ञात करना। जिस वस्तु की मांग के पूर्वानुमान लगाने हैं, उस वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्वों की जानकारी करना आवश्यक होता है। सांख्यिकीय विधियों द्वारा आश्रित चल तथा स्वतंत्र चल का पारस्परिक संबंध निश्चित करना होता है। सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन। विभिन्न चलों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किया जाता है। सांख्यिकीय संबंध प्राथमिक स्रोत से अथवा सहायक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है पूर्वानुमान किए जाने वाली वस्तु की प्रकृति का निर्धारण। जिस वस्तु की मांग के पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं, उस वस्तु की प्रकृति का निर्धारण आवश्यक है, अर्थात वह पूंजीगत वस्तु है अथवा टिकाऊ वस्तु है अथवा अटिकाऊ उपभोक्ता वस्तु। ये वस्तु पूर्व स्थापित वस्तु है अथवा पहली बार बाजार में प्रस्तुत की जाने वाली है। बाजार दशाओं का ज्ञान। जिस वस्तु के पूर्वानुमान किए जा रहे हैं, वह वस्तु किस बाजार स्थिति में विक्रय के लिए प्रस्तुत की जा रही है, अर्थात वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, आंशिक प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार कौन सी स्थिति है। पूर्वानुमान मात्रा में होगा अथवा मूल्य में होगा। विभिन्न पूर्वानुमान विधियों का तुलनात्मक अध्ययन तथा उपयुक्त विधि का चुनाव करना। चुनी गई विधि के अनुसार कार्रवाई करके आवश्यक पूर्वानुमान प्रस्तुत करना। पूर्वानुमानों में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सुधार करना। एक अच्छी पूर्वानुमान विधि की कसौटियाँ। पूर्वानुमान की अनेक विधि हैं जिनका पिछले पृष्ठों में अध्ययन किया जा चुका है। ये विधियाँ लागत, लोच, आवश्यक कुशलता आदि में एक दूसरे को बहुत अधिक भिन्नता दिखाती है। अतः प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इनमें किस विधि को चुना जाए। यहाँ जेडीन द्वारा बताए गए कुछ आर्थिक तत्वों अथवा कसौटियों का अध्ययन किया जाएगा, जिनके आधार पर उपयुक्त पूर्वानुमान विधि का चुनाव किया जा सके। शुद्धता। पूर्वानुमान की विधि ऐसी होनी चाहिए जिसके आधार पर शुद्ध पूर्वानुमान लगाए जा सके। शुद्ध पूर्वानुमान का तात्पर्य यह है कि ये वास्तविकता के निकट हों। पूर्वानुमानों की शुद्धता पिछले पूर्वानुमानों की वास्तविक परिणामों से तुलना करके अथवा वर्तमान पूर्वानुमानों से भावी परिणामों के साथ तुलना करके जांच की जानी चाहिए। शुद्धता को प्राप्त करने की लागत इससे प्राप्त लाभों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विश्वसनीयता। जो प्रबंधाधिकारी पूर्वानुमानों का प्रयोग करते हैं उनका पूर्वानुमान विधि में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि ये इस बात को समझे कि ये अनुमान किस प्रकार लगाया गया है। विश्वसनीयता के कारण पूर्वानुमानों की शुद्धता बढ़ जाती है तथा उन्हें शीघ्र स्वीकार किया जा सकता है। समायोजित तथा लोचशील। पूर्वानुमानों के लिए समायोजित अथवा नवीनतम समांकों तथा उपलब्ध जानकारी का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा इनमें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार नवीन समांकों के प्रयोग के लिए लोच होनी चाहिए। उपलब्धता। पूर्वानुमानों के लिए ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे सार्थक परिणाम शीघ्र प्राप्त हो सके। प्रबंधकीय निर्णयों की दृष्टि से पूर्वानुमानों की उपलब्धि में देरी होना अच्छा नहीं रह सकता। मितव्ययिता। पूर्वानुमानों के लिए प्रयुक्त विधि फर्म के कर्मचारियों तथा व्यय की सीमा के अंदर होनी चाहिए। यदि पूर्वानुमानों को प्राप्त करने का खर्चा लाभ से अधिक होगा तो अच्छा पूर्वानुमान नहीं होगा। पूर्वानुमान की सीमाएं। लिमिटेशन फॉर फोरकास्टिंग। उद्योग एवं व्यापार में पूर्वानुमान का अत्यधिक महत्व होता है, परंतु इनकी अनेक सीमाएं हैं। पूर्वानुमान भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर भविष्य से संबंधित होते हैं। इनमें कम अथवा अधिक सत्यता होती है, परंतु ये पूर्ण रूप से सही नहीं होते। पूर्वानुमानों की प्रमुख दोष निम्न प्रकार है। मान्यता प्रदान। सभी पूर्वानुमान अनेक मान्यताओं पर आधारित होते हैं और भविष्य मान्यताएं व्यवहारिक नहीं रह जाती है तो उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष गलत सिद्ध होते हैं। खर्चीले। पूर्वानुमानों के लिए विभिन्न प्रकार के समांक एवं सूचनाएं एकत्रित करने तथा उनके विश्लेषण करने से अधिक धन व्यय होता है, अतः छोटी फर्में पूर्वानुमानों का प्रयोग नहीं कर सकती। पूर्ण सत्य नहीं। पूर्वानुमान केवल पूर्वानुमान होते हैं, वे पूर्ण सत्य नहीं होते। भविष्य में जितनी अधिक अनिश्चितता होगी पूर्वानुमान उतने ही कम सही होंगे। सावधानीपूर्ण प्रयोग। पूर्वानुमान विभिन्न उद्देश्यों के लिए तैयार किए जाते हैं, अतः उनका उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। नए उत्पाद के लिए मांग पूर्वानुमान। जब बाजार में कोई नया उत्पाद लाना हो तो उसका मांग पूर्वानुमान लगाना पहले से ही बाजार की उपस्थिति उत्पाद की मांग पूर्वानुमान लगाने से सर्वदा भिन्न होती है। इसके लिए हमें निम्न दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। विकासवादी दृष्टिकोण। नए उत्पाद की मांग के लिए विकासवादी दृष्टिकोण में बाजार शोध एवं सर्वेक्षण की व्यवस्था की जाती है। उसके आधार पर मांग पूर्वानुमान लगाया जाता है। स्थानापन्न दृष्टिकोण। पहले से उपस्थित या पुरानी वस्तुओं की पूरक या निकट प्रतिस्थापन वस्तु के रूप में नए उत्पाद की मांग का पूर्वानुमान पुरानी वस्तुओं के समांकों से लगाया जाता है। मतदान दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में क्रेताओं से संपर्क कर उन्हें वस्तु की उपयोगिता, मूल्य तथा अन्य विशेषताएं बताकर उनकी पसंदगी के आधार पर मांग पूर्वानुमान किया जा सकता है। विक्रय अनुभव दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार नए उत्पाद का नमूना विक्रय के लिए बाजार में लाया जाता है और उसके आधार पर भावी मांग का अनुमान लगाया जाता है। बाजार सर्वेक्षण की आवश्यकता, महत्व एवं लाभ। आज बाजार सर्वेक्षण अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इनकी लोकप्रियता अथवा का महत्व निम्न बिंदुओं द्वारा उल्लेख किया जा सकता है।
बड़े पैमाने पर उत्पादन। आज अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन को निरंतर चालू रखने के लिए बाजार दशाओं की जानकारी आवश्यक होती है, अन्यथा उद्योगों को बहुत अधिक हानि की संभावनाएं होती है। बाजार दशाओं का ज्ञान बाजार सर्वेक्षण द्वारा ही संपन्न होता है। भावी मांग के आधार पर उत्पादन। पुराने समय में उत्पादक आदेश पर माल तैयार करके विक्रय किया करते थे, परंतु आज भावी मांग अनुमानों के आधार पर उत्पादन किया जाता है। भावी मांग के अनुमान का एक व्यवस्थित आधार बाजार सर्वेक्षण होता है। उत्पादक अथवा उपभोक्ता के मध्य अप्रत्यक्ष संबंध। आज बड़े पैमाने के उत्पादकों तथा उनके ग्राहकों के मध्य बहुत ही अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं। उत्पादक किसी क्षेत्र में उत्पादन करके उसे विभिन्न स्थानों पर ग्राहकों को बेचते रहते हैं। ग्राहकों से संपर्क के अभाव में उनकी रुचियों एवं अधिमानों को सही जानकारी नहीं होती है, अतः बाजार सर्वेक्षण आवश्यक होते हैं। भावी उत्पादन एवं विक्रय नियोजन। एक ही उत्पादक अपने भावी उत्पादन एवं विक्रय की योजना वर्तमान बाजार सर्वेक्षणों के आधार पर ही करता है। वर्तमान सर्वेक्षणों के आधार पर उसे इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि किन किन क्षेत्रों में कितनी कितनी वस्तु बिकेगी तथा उसकी भावी संभावनाएं क्या है। इस जानकारी के आधार पर वह अपने भावी उत्पादन एवं विक्रय का नियोजन कर सकता है। नई वस्तुओं को बाजार में प्रस्तुत करना। जब एक उत्पादक किसी नई वस्तु को उत्पादित करके उसे बाजार में रखना चाहता है, तब उसे बाजार सर्वेक्षण करवाना आवश्यक होता है। वह इस बात का पता लगा सकता है कि उस वस्तु की बाजार में मांग है अथवा नहीं, उस वस्तु में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए कि वह अधिक मात्रा में बेची जा सके, आदि बातों की जानकारी बाजार सर्वेक्षण द्वारा ज्ञात की जा सकती है। नए अवसरों की खोज, सर्च ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। नए क्षेत्रों में अपनी वस्तुओं को विक्रय के लिए प्रस्तुत करके तथा वस्तु के संबंध में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को देखकर नए अवसरों एवं क्षेत्रों की खोज सर्वेक्षणों द्वारा ही संभव होती है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर्स सेटिस्फिकेशन। एक उत्पादक की वस्तु की मांगी गई मात्रा अथवा उसमें वृद्धि अथवा कमी की संभावना उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर निर्भर करती है। बाजार सर्वेक्षणों द्वारा उत्पादक उपभोक्ताओं की संतुष्टि की जानकारी कर सकता है तथा उन्हें असंतुष्ट पाने पर अपनी सेवाओं को बढ़ा सकता है तथा वस्तु की इसमें सुधार कर सकता है, अर्थात उपभोक्ताओं के असंतुष्ट के कारणों को दूर किया जा सकता है। परिवर्तित परिस्थितियों का ज्ञान एवं जोखिम से सुरक्षा। समय समय पर किए जाने वाले बाजार सर्वेक्षणों में से परिवर्तित परिस्थितियों का उत्पादक को ज्ञान होता रहता है। उनके अनुसार वह अपनी वस्तु की डिजाइन, किस्म, नाम, पैकिंग आदि में परिवर्तन करता रहता है तथा अपनी जोखिम को कम करने में सफल होता है। नेक्स्ट, प्रतियोगिता में विजय। एक उत्पादक समय समय पर बाजार सर्वेक्षण करवाकर
अपने प्रतियोगियों की क्रियाओं एवं बाजार दशाओं की जानकारी प्राप्त करके उन्हें प्रतियोगिता में हरा सकता है। प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करके वह बाजार में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। बाजार सर्वेक्षण की सीमाएं, लिमिटेशन और मार्केट सर्वे। बाजार सर्वेक्षण बड़े उत्पादकों के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है, परंतु सर्वेक्षणों के लिए निम्न दोष अथवा सीमाएं हैं। व्यय साध्य। बाजार सर्वेक्षणों में अत्यधिक व्यय करना पड़ता है, अतः छोटी फर्में इस व्यवहार को वहन नहीं कर सकती। सर्वेक्षणों का अभाव। भारत जैसे विकासशील देशों में अनुभवी एवं प्रशिक्षित सर्वेक्षकों का अभाव है, अतः सर्वेक्षण सही, पर्याप्त एवं व्यवस्थित सूचनाएं एवं समांक एकत्रित करने में असमर्थ होते हैं। सर्वेक्षण अध्ययन की अधूरी विधि। बाजार दशाएं निरंतर बदलती रहती है, अतः बाजार सर्वेक्षणों द्वारा सही स्थिति का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये भूतकाल से संबंधित होते हैं। इन सर्वेक्षणों में अत्यधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पक्षपात संभव। सर्वेक्षण कार्य सर्वेक्षकों के साथ पक्षपात के शिकार हो जाते हैं। सर्वेक्षणों में सर्वेक्षक जिस तरह से निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, उन्हीं के अनुसार सूचना एकत्र करने उनके पक्षपातों बना देते हैं। आज का युग बड़े पैमाने के उत्पादन का युग है। एक उत्पादक को अपनी वस्तु के उत्पादन तथा विक्रय में अनेक प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। आज सभी वस्तुओं की उपभोक्ताओं की मांग तेजी से परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक उत्पादक बाजार सर्वेक्षण द्वारा ही अपनी वस्तु की मांग का पता लगा सकता है तथा मांग के अनुरूप ही वस्तु की किस्म, डिजाइन अथवा पैकिंग में परिवर्तन कर सकता है तथा अपने उत्पादन की व्यवस्थित योजना बना सकता है। आज के युग में बाजार के सर्वेक्षणों का महत्व बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बाजार सर्वेक्षण का तात्पर्य उस सर्वेक्षण से होता है जिसमें एक उत्पादक अथवा विक्रेता अपनी वस्तु के ग्राहकों की संख्या, उनके वर्ग, रुचियों, आय स्तर, उनकी वस्तु की मांग की मात्रा, संतुष्टि के स्तर, प्रतियोगी वस्तुएं आदि के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है। बाजार सर्वेक्षण के आधार पर ही ग्राहकों में फर्म की प्रतिष्ठा अथवा वस्तु की लोकप्रियता का ज्ञान किया जाता है। वस्तु की वितरण व्यवस्था को प्रभावशीलता को भी बाजार सर्वेक्षणों से ही जाना जा सकता है। बाजार सर्वेक्षण का कार्य एक जटिल कार्य है। ये कार्य विशेषज्ञों की सहायता से ही किया जाना चाहिए। बाजार सर्वेक्षण की प्रक्रिया का अध्ययन हम निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है। सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। ये फर्म बाजार सर्वेक्षण करना चाहती है तो सर्वप्रथम उसे सर्वेक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना आवश्यक होगा। जब तक उद्देश्यों का ठीक प्रकार निर्धारण नहीं होगा, सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर सर्वेक्षण का उद्देश्य वस्तु के क्रेताओं की संख्या को पता लगाना हो सकता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य बाजार में वस्तु की प्रतिष्ठा गिरने के कारणों के आधार पर निर्भर करता है। सर्वेक्षण पद्धति का चुनाव। सिलेक्शन ऑफ द सर्वे मेथड। बाजार सर्वेक्षण के अनेक रूप होते हैं। उनमें से फर्म को किसी उपयुक्त रूप अथवा पद्धति का चुनाव करना पड़ता है। सर्वेक्षण की पद्धति सरल एवं मितव्ययी होनी चाहिए। सूचनाओं का संग्रहण। चुने हुए सर्वेक्षण क्षेत्र के अंतर्गत सर्वेक्षण की निश्चित
पद्धति द्वारा प्राथमिक स्रोतों अथवा सहायक स्रोतों से आवश्यक सूचनाओं एवं समंकों का संग्रहण करना आवश्यक होता है। सूचनाएं तथा समंक बहुत सावधानीपूर्वक एकत्रित किए जाने चाहिए, अन्यथा उनमें त्रुटि होने पर अनेक परिणाम गलत अथवा भ्रामक होंगे। सूचनाओं एवं समंकों का सरलीकरण एवं वर्गीकरण। एकत्र सूचना एवं समंकों को सारणीबद्ध करना चाहिए तथा वर्गों में बांटना चाहिए, जिससे उसका विश्लेषण सरलतापूर्वक किया जा सके। समंकों एवं सूचनाओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सारणीबद्ध समंकों तथा वर्गीकृत सूचनाओं का विश्लेषण करके आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। निकाले गए निष्कर्षों को प्रतिवेदन के रूप में प्रबंधकों को आवश्यक निर्णय लेने के लिए सुपुर्द कर देना चाहिए।